आज हम लोग चर्चा करेंगे विधायिका। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई संसद क्या है, तो हमने ये समझा था कि संसद एक पार्ट है जो विधायिका के हिस्से में आता है। विधायिका के हिस्से में हमने पढ़ा था कि विधायिका सर दो हिस्सों पर कार्य करता है। एक हिस्सा जिसको हम कहते हैं संघीय विधायिका, और एक हिस्सा हमारा था राज्य विधायिका, जिसमें हमने संघीय विधायिका पर लास्ट चर्चा हमने किया था संसद के तौर पर। हमने देखा था संसद का 3 सेक्टर बटा हुआ था। इन 3 सेक्टरों में हमने पाया था एक आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 दैट मीन्स राज्यसभा, इसके बाद आर्टिकल 81 और राष्ट्रपति। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम लेंगे राज्यसभा को। देखो राज्यसभा क्या है, सबसे पहले इन चीजों को समझते हैं। राज्यसभा एक ऐसा वर्ड जो पूरी तरीके से भारत के पृष्ठभूमि पर या भारतीय संसद में एक अस्थाई सदन के तौर पर जाना जाता है। जैसे ही हम राज्यसभा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसा सदन जिसे भारत में अपर हाउस या फिर उच्च सदन कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन हॉल में ये आपसे पूछा जाता है कि किस सदन को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं, दैट मीन्स अपर हाउस के नाम से जानते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी पूछा है कि कौन सा सदन अस्थाई सदन के तौर पर है, कौन सा सदन अस्थाई सदन के तौर पर मौजूद है। तो अपर हाउस या परमानेंट हाउस के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चंस में। इसके अलावा इसकी तुलना जो है वो इंग्लैंड में एक सेक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में इसको स्थापित किया गया था, और कुछ अमेरिकी कांग्रेस का सीनेट के रूप में भी कहा जाता है। मतलब 2 देशों के साथ भी इसका इस्तेमाल भारतीय राज्यसभा का किया जाता है। कौन सा? इंग्लैंड में लॉर्ड ऑफ हाउस, और अमेरिका का दूसरा सदन जिसको क्या कहते हैं सीनेट के तौर पर भी इसका व्याख्या देखा जाता है। मतलब इसकी तुलना हम अगर विदेशी संस्थाओं से करें तो 2 देश के साथ कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया इंग्लैंड का लॉर्ड ऑफ हाउस से तुलना, और दूसरा हो गया अमेरिका कांग्रेस का सीनेट। हम जानते हैं अमेरिकी संसद को क्या कहते हैं, हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। इसी कांग्रेस के वजह से ही राष्ट्रीय पार्टी का नाम हमारे यहाँ दादा भाई नौरोजी के सलाह पर भारतीय राष्ट्रीय संघ को बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। ठीक है, तो इस समय इसको हम लोग उसकी तुलना हम सीनेट से भी करते हैं हमारे राज्यसभा का। देखो राज्यसभा के लिए हम बात करेंगे इसकी कौन कौन से सिस्टम्स हैं। सबसे पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की नेचर जो है वो एक अस्थाई सदन के तौर पे, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया कि इसकी प्रकृति क्या है, अस्थाई सदन के तौर पर होता है। और इस सदन का जो अध्यक्ष हैं या सभापति हैं, जिनके पदेन सभापति के तौर पर
भारत के उपराष्ट्रपति इनके पदेन अध्यक्ष के तौर पर होते हैं। और सदस्य में अगर कोई व्यक्ति सदस्य बनना चाहे तो उसकी उम्र 30 वर्ष। डायग्राम पहले रेडी कर लो, फिर इजी वे में इसको डिफाइन कर लेंगे हम। ठीक है, न्यूनतम उम्र जो है वो 30 वर्ष रखा गया है। इसके अलावा इनका निर्वाचन का जो पद्धति है, याद रखिएगा, निर्वाचन की पद्धति जो है 2 तरीके से निर्वाचन इस पे कराया जाता है। इसके निर्वाचन सदस्यों की जो है वो 2 तरीके से होता है। एक तरीका हम लोगों का होता है जो कहलाता है अप्रत्यक्ष तौर पर, बहुत नॉर्मल वे में। एक तरीका जो हमारा है वो पहला तरीका हमारा क्या है, अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचन पद्धति को दिया जाता है, अप्रत्यक्ष तौर पे। दूसरा तरीका है हम लोगों का जो कहलाता है पूरी तरीके से, इसका मेथड में आता है अप्रत्यक्ष में। एक है प्रतिनिधित्व पद, और एक है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा कराया जाता है। अप्रत्यक्ष में प्रतिनिधित्व के द्वारा और एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसके बाद इसके कुल सदस्य जो होंगे याद रखिएगा, अधिकतम 250, अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। जिस 250 में ये कहा जाता है कि 238 जो है संघ और राज्य क्षेत्र से आएंगे। संघ एवं राज्य क्षेत्र से, और 12 लोग जो आएंगे वो, क्या बात है, कहे बेचैन, 12 सदस्य जो हैं, ठीक है, फोकस करो बोर्ड क्लास पे। 12 सदस्य जो हैं ये अलग अलग सेक्टर से राष्ट्रपति द्वारा आएंगे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये 4 वर्ग होते हैं, याद रखिएगा, 4 वर्ग। समाज से, कला से, विज्ञान से और साहित्य से। कला से डेट मीन्स किसी भी कला क्षेत्र की बात हो जाए। समाज से मतलब एक अच्छा समाज सेवक के तौर पे हो जो समाज के लिए कुछ बेहतर किया हो। साहित्य से डेट मीन्स समझ सकते हैं हम लोग हैं, और विज्ञान के क्षेत्र से। तो ये 4 क्षेत्र से, समाज, कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र से ये 12 राष्ट्रपतियों के द्वारा 12 जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, 12 लोग को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इन चारों क्षेत्रों से। बात करते हैं इसके अलावा इस पे कार्यों का, जो सदस्य जो भी बनेंगे उनके कार्यकाल। देखो ये अस्थाई सदन है, बिल्कुल सही है। तो क्या सर जो एक बार बन गया वो जीवन भर रहेगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ये सदन अस्थाई है। यहाँ के सदस्य तो अस्थाई नहीं हो सकते ना लंबे समय के लिए। तो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है छह वर्ष का होता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 लोग जो होते हैं वो अपने पद को छोड़ देते हैं। अब इन तमाम चीजों पर 1 बाय 1 मैं चर्चा करने जा रहा हूं। चलिए देखो, राज्यों की जहां तक बात है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 238 मेंबर्स जो हैं वो राज्यों से आएंगे या फिर केंद्र से आएंगे। तो सीधा सा लॉजिक समझिएगा, जिस राज्य में जनसंख्या जितना अधिक उस आधार पर उनके सदस्यों की सीटें भी उतनी अधिक होगी। अभी वर्तमान दौर की बात कर ले तो भाई
नंबर 1 पर जो राज्य है जहां से सर्वाधिक लोग राज्यसभा में जाते हैं, याद रखिएगा, वो है यूपी। यूपी से 31 लोग जो हैं वो राज्यसभा पहुंचते हैं। और सबसे कम की बात की जाए तो कई छोटे क्षेत्रों में जैसे गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पौंडीचेरी, इन जगहों से केवल एक लोग जाते हैं। एक सदस्य, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, गोवा हो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो, पौंडीचेरी हो, इन जगहों से केवल एक मेंबर्स जो हैं वो जाते हैं। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस रूप में इनका चुनाव प्रणाली। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा निर्वाचन। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, निर्वाचन, इलेक्शन का जो सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम को अपनाया गया यहाँ पर पूरी तरीके से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तौर पर एक सिस्टम को बनाया गया था 1951 में। याद रखना, चुनाव प्रक्रिया की बात हो रही है तो इसके चुनावों की बात हम जब करेंगे तो चुनाव में जो सिस्टम है वो सिस्टम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव पद्धति का विस्तार डाला गया है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि किस रूप में सिद्धांत को दिया जाए, और इसी कारण से एक मेथड जो हमने लिखा है प्रतिनिधित्व, मतलब एक व्यक्ति, अगर मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश से 31 सीटों का, तो उत्तर प्रदेश से 31 सीटों का मतलब क्या हो गया, उत्तर प्रदेश के 31 लोग जो हैं वो प्रतिनिधित्व करने गए हैं कहाँ, राज्यसभा में गए हैं। तो यहाँ पे ये मेथड, प्रतिनिधित्व वाला जो मेथड है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसका विस्तार किया गया और 7वें संशोधन में इसमें सुधार लाया गया कि भाई राज्यसभा को शक्ति दी जाए कि वो अपने क्षेत्रों के विकास के मुद्दे जो हैं वो राज्यसभा में उठा पाए। क्योंकि हम लास्ट क्लास ये में देखे हैं और लास्ट वीडियो भी हम लोगों का अपलोड है कि एक कानून कैसे बनाया जाता है। क्योंकि कानून, जब हम जानते हैं कि हमारा जो देश चलता है वो 3 पिलर पे चलता है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो भाई विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका उसको फॉलो करता है, और अगर इन दोनों में किसी भी तरह की गड़बड़ियां हो तो उस पे न्यायपालिका उस पे एक्शन लेता है कि न्यायपालिका भाई क्या यहाँ पे हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो। तो ये तमाम चीजें इस सिस्टम के तौर पर बनाया गया है। हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में चौथे स्तंभ के तौर पर मीडिया को भी रखा है, लेकिन संवैधानिक तरीके से उनको केवल आर्टिकल 19 के तहत अधिकार देकर रखा, मौलिक अधिकार में उनको ये अधिकार मिला हुआ है। लेकिन सिस्टम हमारा क्या है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर इस वर्क को करवाने का काम जो है वो किया जाता है। देखते हैं कैसे ये प्रक्रिया आरंभ होता है। देखो, सबसे पहला चीज, एक लॉजिक ये है कि पहले क्या था कि 10 लाख लोगों पर, ध्यान रखना, पहले सिस्टम क्या था कि लोक प्रतिनिधित्व में 10 लाख लोगों का क्षेत्रफल पर एक प्रतिनिधित्व होता था। लेकिन अब वर्तमान में इसका दायरा को बढ़ा दिया है। अभी जो सीटिंग होता है वो 20 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र में, 20 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र में, चूंकि हम चाहे वो लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा की बात कर ले या विधानसभा की बात कर ले, अगर आप किसी क्षेत्र के लिए अपने यहाँ बोलते हैं मेरे विधायक हैं, तो क्या उसी शहर के विधायक हैं वो, कि पूरा संसदीय विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, या अगर वो एमपी हैं तो संसदीय क्षेत्र के एमपी काउंट होंगे ना, कि आपके जिला में कोई एमपी तो भले आप ही का जिला का है, कि उनके लिए वो, हमारे लिए वो जिला है लेकिन उनके लिए क्या है, वो संसदीय क्षेत्र है। क्या है उनके लिए, संसदीय क्षेत्र। यही वजह है कि कभी भी ये नहीं बोला जाता कि इस जिला के एमपी ये है या इस शहर के विधायक ये है। संविधान में क्या कहा जाता है, इस संसदीय क्षेत्र के सांसद फलना कुमार है, या इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो है वो फलना कुमार है। ये कॉन्सेप्ट होता है ना, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि इसका सिस्टम है कि 20 लाख, पहले क्या था, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले क्या था 10 लाख पर एक, लेकिन अब क्या है 20 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र से प्रतिनिधित्व।
क्षेत्र से प्रतिनिधित्व। यहाँ पे पूरी तरीके से ये रखा गया कि अगर कोई भी इंसान जो इस सभा में चुनाव लड़ना चाहता तो इसके लिए कुछ शर्तों को दिया गया। इसमें सबसे पहला शर्त के तौर पर यह है कि भाई वो बंदा इस पे आने से पहले भारत का नागरिक, क्योंकि सबसे पहला कंडीशन ये दिया गया कि भारत का नागरिक हो और कम से कम उसकी न्यूनतम उम्र जो है वो 30 वर्ष पूरी कर चुका हो। साथ ही साथ उसमें एक कैपेबिलिटी हो कि वो प्रस्तावक और अनुमोदक की बातों को रख पाए। मतलब कुल मिलाकर एक वर्ड में, क्योंकि अगर आपके पास कितने लोग शामिल हैं, जस्ट लाइक मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा क्या, प्रतिनिधित्व करना अप्रत्यक्ष तौर पे ना, अप्रत्यक्ष तौर पे मतलब यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़ा होगा उस कैंडिडेट को वोट कौन करेगा, उस राज्य के विधायक ना, उस राज्य के विधायक। तो भाई अब हम भी खड़े हो जाएं, आप भी खड़े हो जाएं और 4 गो विधायक से पहचान नहीं है तो ये संभव है? दैट मीन्स यहाँ पे इसी मेथड के लिए एक वर्ड कहा गया है प्रतिनिधित्व या फिर अनुपातिक पद्धति। अनुपातिक पद्धति के तौर पर इन चीजों को लाया गया और राज्यसभा में एक सिस्टम दिया गया कि 1952 से यह कहा गया कि राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वो निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को भी अयोग्य घोषित कर पाए। मतलब अगर इनकी अयोग्यता की प्रश्न चिन्ह उठ जाए तो उस पर अंतिम निर्णय लेने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। मतलब अयोग्यता अगर किसी भी मुद्दे पर आ जाए, याद रखिएगा अयोग्यता का अंतिम मुद्दा जो है, अयोग्यता का अंतिम अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में मौजूद है कि वो इस पर एक्शन ले सकता है। चूंकि विधि के द्वारा, चूंकि कानून के द्वारा समय समय पर उनके योग्यता में बदलाव किया जा सकता है। बहुत सिंपल सा चीज है, चूंकि संसद के द्वारा बना हुआ कंडीशन है, संविधान के द्वारा बना हुआ कंडीशन उनकी योग्यता, तो हो सकता है कोई फेरबदल किया भी जा सके भविष्य में। लेकिन यहाँ ये सिस्टम स्पष्ट है कि अयोग्यता का निर्णय जो है वो ऑलरेडी केवल एक ही आदमी लास्ट में लेगा, कौन? राष्ट्रपति। इस पर हमने कहा था क्या कि भाई इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। देखो क्या होता है ये समझना, राज्यसभा तो अस्थायी है जो कभी विघटित नहीं होगा। बच्चा लोग, विघटित का मतलब ये कि पूरा सीट एक बार खाली नहीं होगा। चूंकि याद रखना लोकसभा में प्रत्येक 5 साल में जितने उस कार्यकाल के लोग होते हैं सब लोग हट जाते हैं और नए तरीके से लोकसभा का चुनाव करवा के आते, भले वो चेहरा दोबारा वही क्यों ना हो। लेकिन हम लोग कहते हैं, कई बार बोलते हैं ना, 14वीं लोकसभा चुनाव, 15वीं लोकसभा चुनाव, 16वीं लोकसभा चुनाव या 17वीं लोकसभा चुनाव। मतलब क्या हुआ, वो 5 साल में चेंज हो रहा, तब ना 17वीं हुआ, 16वीं हुआ। इसे हम लोग कैसे बोलते हैं, 68 बीपीएससी हो रहा है, 67 बीपीएससी हुआ, 10वां जेपीएससी हुआ, 11वां यूपीएससी हुआ। इस तरह का जो फॉर्मेट हम लोग रेडी करते हैं ना, तो ये तमाम चीजें इसलिए क्योंकि वो जो क्रम है, जो सीरीज है, उस सीरीज को लगातार वो चलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कार्यकाल में जो हमने वर्ड इस्तेमाल किया, केवल उनका सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित होता है। और ये हमने पहले ही कहा था कि भाई अमेरिका के सीनेट जैसा लगता है, अमेरिका के कहा जैसा, सीनेट जैसा। तो ये 6 वर्ष वाली प्रथा भी जो है ना, वो अमेरिका का सीनेट वाला ही कंडीशन से अपनाया है। चूंकि अमेरिका के सीनेट में भी सदस्यों का कार्यकाल कितना साल? 6 साल। तो ये सीनेट के साथ ही अपना के रखा है इस कार्यकाल को कि भाई यहाँ जो मेंबर होगा सब कितने साल? 6 साल के लिए आएगा। और प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक दूसरे वर्ष में पद से 1/3 आदमी हट जाएगा। देखो दूसरे वर्ष, सेकेंड ईयर, दूसरे वर्ष इसका 1/3 जो है वो पद से हटेगा। ये समझना, चूंकि कई बार यहाँ कंफ्यूजन देता है। देखो क्या समझना, जैसे मान लो सपोज करो कि कोई 2020 में बना, कोई 2020 में बना, तो जब 20 में बना तो उसका 6 साल कब होगा सर? लेकिन 2022 में भी कुछ लोग हटेंगे ना जो 2016 में बने होंगे। 16 में ना, 16 और 6 ना 22, तो 2016 में बने हुए तो क्या होगा, यहाँ हटेगा। तो जो 1/3 हटेगा तो फिर 1/3 जाएगा उस राज्य से ना।
अगर मान लो कि चलो झारखंड की हम बात करें, झारखंड में कितना 6 है ना, तो 6 है मतलब क्या हुआ, हर 2 साल में 1/3 मतलब क्या हुआ, 2 मेंबर्स हटेंगे, तो 2 हटेंगे तो उसी राज्य से 2 फिर भरेंगे ना। तो ये अब जैसे मान लो 2026 तक है, तो अब जो 2026 में आएगा, तो हाँ 2024 की हम बात कर ले तो 24 में कौन होगा, 2018 वाला। इस तरीके से हर 2-2 साल में सबका कार्यकाल भी 6 साल पूरा हो जाएगा, और 2-2 साल में 1/3 सदस्य जिनका कार्यकाल पूरा होते जाएगा वो हटते ही चले जाएंगे। क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों की पदावधि जो हो, राज्यसभा में सदस्यों की पदावधि मतलब प्रत्येक दूसरे साल में 1/3 सदस्य हटे, ये पदावधि का आदेश पारित है 1952 में कि पदावधि हो चुकी, अपने मन से थोड़ी हटा दीजिएगा, बैठ गया एमपी नहीं हटेगा, क्या कर लेगा, हो गया मेरा टाइम, तो आपको का मतलब उससे कही जी हम लड़ लेंगे, हमको नहीं हटना है, तो कुछ कर लो, हम बैठल रहेंगे कुर्सी पे, तो मजा नहीं आएगा ना। यहाँ सीधा सा लॉजिक क्या है, आदेश दिया गया है, राज्यसभा आदेश 1952 है कि भाई इस कंडीशन में इनको हटना होता है, और इसी आदेश पर के तहत पूरी तरीके से राष्ट्रपति को यह अधिकार सूचित किया गया है। पदाधिकारियों की बात कर ले तो सबसे पहला पदाधिकारी मैंने कहा क्या, सभापति, ऑफिसर्स या ऑफिस बेयर्स ऑफ द काउंसिल इन स्टेट्स, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे पहले अधिकारी के तौर पर इसके राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ के जो हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के तौर पर होते हैं। लेकिन हमको ये भी पता है कि सर राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होते उपराष्ट्रपति, देखो बात को समझना, सभापति ठीक है भारत के राष्ट्रपति हैं, सभापति कौन है, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। लेकिन आपको और हमको ये पता है भली भांति कि ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो इनके साथ के लिए एक व्यक्ति और होते हैं जो कहलाते हैं उपसभापति, ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, मतलब इलेक्टेड मेंबर, ये इलेक्टेड मेंबर के तौर पर जाने जाते हैं। सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति मतलब क्या होता है जी, वाइस प्रेसिडेंट। ए भाई अंग्रेजी हिंदी में बहुत गड़बड़ है, आप लोग इंग्लिश ठीक कीजिए अपना, ठीक है, क्लियर है। तो भाई सीधा सा लॉजिक है, उपसभापति यहाँ पे निर्वाचित सदस्यों के तौर पर बनकर आते हैं। हटाने के लिए अगर हमको सभापति को हटाना है, मतलब उपराष्ट्रपति को, क्योंकि पदावधि की हम बात सदस्यों के लिए देख चुके हैं, सदस्यों की पदावधि हम लोग देख चुके हैं कि 1952 राज्यसभा आदेश के तहत हटाया जाता है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए बहुत सिंपल सा मेथड होता है कि राज्यसभा जिसको हटाने की बातें हो रही है 14 दिन पूर्व याद रखिएगा, एक सूचना पत्र राज्यसभा इन तक देगा। 14 दिन पहले, हटाने के 14 दिन पहले एक सूचना पत्र इनको देगा और ये कहेगा कि भाई हम आपको हटाने के लिए इस मैटर पर तैयार हैं, इस मैटर पे हम तैयार हैं। तो जैसे ये तत्कालीन तौर पर ये दिया, और तत्कालीन जितने सदस्य हैं उन लोगों का बहुमत पहले चाहिए, क्योंकि अब दो आदमी तैयार है, बाकी नहीं तैयार है, थोड़ी हटेगा, इसलिए बहुमत उस सदन का चाहिए और उसके बाद उसको लोकसभा भेजा जाएगा। लोकसभा में सहमति हो, और लोकसभा की सहमति के बाद जो है जब सदन में राष्ट्रपति के पास वो मैटर जाए, मतलब दोनों सदनों की सहमति हो जाए और फिर राष्ट्रपति के पास ये जाए, तो उसके बाद उनको राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र उनका लिया जाता है। मतलब राष्ट्रपति अंतिम चरण में निर्णय कौन लेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। लगातार इस तरह से जुड़े रहे आप लोग इस चैनल पे।